नमस्कार। हम आज जिस विषय को लेकर आए हैं वो है रागों का वर्गीकरण और इसके अंतर्गत हम पहला जो वर्गीकरण आपको संक्षेप में इससे पहले के व्याख्यान में बता चुके हैं, यानी राग रागिनी पद्धति। अब दूसरा हम लेते हैं, उसका नाम है शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। आज का विषय भी हमारा यही है। सबसे पहले लेते हैं शुद्ध रागों को, यानी शुद्ध, प्योर, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, यानी कि जो अपने सहज रूप में है, जो उसका अपना जो अस्तित्व है उसमें है। ऐसे जो राग हैं वो नियम के तहत आते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, किसी और राग का हस्तक्षेप या प्रवेश या उस तक पहुंचने का कोई भी चांस नहीं है। ये शुद्ध रागों की बात करते हैं। शुद्ध रागों में जो एक उसका शास्त्र है, उसके जो नियम है, उसको शुरू से अंत तक वैसे ही फॉलो किया जाता है, उसी प्रकार से माना जाता है जो उसका स्वरूप है। उसके स्वरूप में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये शुद्ध राग होते हैं। इन रागों में इनका एक गुण जो है वो रक्ति गुण जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे एक राग हम कहते हैं कि ये अपने ओरिजिनल रूप में है, उसके अपने प्योर फॉर्म में, इसमें इसका ओरिजिनल, इसका वास्तविक रूप ये है, उस रूप में किसी प्रकार का कोई दूसरे राग का कहीं से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऐसे रागों की बात करें तो उनमें कल्याण यानी एमन, तोड़ी है, भैरव है, पूरिया है, ये राग हैं। अधिकतर जो 10 थाट हैं, तो 10 थाट जिन रागों पर आधारित यानी आश्रय राग जिन्हें कहा जाता है, वो 10 थाट के राग जो वो ओरिजिनल है, ऐसा मत माना जाता है। और उनमें यदि किसी प्रकार का चेंज है तो वो राग की शुद्धता को वो बिगाड़ देते हैं, यानी शुद्धता में कुछ मिक्सचर जिसे कहा जाए, कुछ मिश्र उसमें कर देते हैं। तो शुद्ध रागों की बात करें तो जैसे हम लेते हैं राग भैरव। राग भैरव का थोड़ा सा आपको उसका एक आलापचारी बताएं तो उसका प्योर फॉर्म क्या है। जब हम राग भैरव को प्योरिटी के साथ गा रहे हैं तो साधा सा धरे सा गा मरे सा गा मा पा गा मा दा पा गा मा रे सा सा दा द रे द सा ये राग भैरव है। राग भैरव प्योर फॉर्म में, यानी राग भैरव में रे और धा कोमल, जो उसका जो मुख्य अंग है सा गा मा दा पा गा मा रे सा, ये जो उसका अंग है ये भैरव अंग कहलाएगा और ये इसका मुख्य चेहरा है। और इसको थ्रू आउट हम जब भैरव राग को शुरू से अंत तक गा रहे हैं तो ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि राग इधर उधर ना जाए। यदि हम राग को ऐसे गाएं सा गा मा दा दा नी दा पा गा मा रे सा, राग बदल जाएगा, राग बिगड़ जाएगा, उसकी शुद्धता खराब हो जाएगी, तो दूसरा राग आ जाएगा, राग रामकली का उसमें दर्शन होने लगेगा। या हम कहें सा गा मा दा दा नी नी दा नी सा दा पा दा मा मा पा गा मा 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 गा
अब यहाँ पर राग बदल गया। यदि हम इसको बताएं सा ध प ग म म म ग, प्रभात भैरव का चेहरा दिखेगा। तो ऐसे रागों में उसकी शुद्धता बिगड़ जाती है। अहीर भैरव को देखो तो उसमें भी भैरव अंग आता है, और नट भैरव को देखो तो उसमें भी भैरव आता है। लेकिन भैरव की जो प्योरिटी है उसमें कुछ मिक्स करके ही तो ये राग बने हैं। और स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य जिज्ञासु है, मनुष्य को परिवर्तन पसंद है, मनुष्य कुछ न कुछ नए की खोज में है। उसको कुछ नया आविष्कार करना, नया खोज करना उसको बहुत उसके स्वभाव में है। और यही कहीं न कहीं आगे बढ़ने का उसका जो एक उसका स्वभाव है, उसमें ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। तो राग में भी यही है। शुद्ध राग की बात करते हैं तो भैरव शुद्ध राग, तो उसमें कुछ ऐड करके, कुछ कम करके, कुछ मिलाकर उसमें जो है अलग अलग राग बने हैं। इसी प्रकार से तोड़ी की बात करें तो तोड़ी राग भी एक शुद्ध राग है, जिसमें सा रे ग रे सा, सा रे ग म रे ग, रे ग म द म द नि नि सा नि द प म द म ग म रे रे ग रे सा, द नि सा रे ग म रे रे ग रे सा। तो ये तोड़ी शुद्ध राग है। जब हम तोड़ी गाएंगे, हमको इसकी शुद्धता को शुरू से अंत तक जो है हमने मेंटेन करना है। इसमें यदि हम कहें तो अवरोह में पंचम का जैसे प्रयोग होता है वो अल्प प्रयोग है। सा नि द प म द म ग रे ग रे सा। तो भैरव की शुद्धता गांधार और निषाद जो है प्रबल है। और जो है इसमें जो पंचम की बात करते, जो मैंने कहा कि ख़ास तौर पे अवरोह में प्रयोग होता है, अल्प प्रयोग होता है। अब हम दूसरा राग देखें, गुर्जरी तोड़ी देखें तो गुर्जरी तोड़ी में तोड़ी है, लेकिन तोड़ी की शुद्धता से थोड़ा सा अलग है। सा रे ग म रे ग म द म ग रे, रे ग म द नि द म द द म ग रे, रे ग रे सा, द नि सा रे रे ग रे ग म ध म ग रे, ग म द नि सा रे सा नि द म ग रे, रे ग सा द रे सा। तो देखिए इसमें पंचम बिल्कुल नहीं है, और ऋषभ और धैवत जो है उसमें उसकी प्रबलता दिखाई देती है। तो राग चेंज है, यानी तोड़ी की शुद्धता यहाँ पर नहीं है। ये गुर्जरी तोड़ी है, इसमें थोड़ा सा हमने नियम में चेंज किया है, तो उसकी शुद्धता में भी फर्क आता है, तो इसलिए राग बदल जाता है। सा रे ग म ग प ध म ग रे ग रे सा, सा रे ग म ग प ध नि द प ध म ग रे ग रे सा, रे ग म ग प। बिलासखानी तोड़ी, तो बिलासखानी तोड़ी अलग है, उसमें रे ग ध नि कोमल, द नि द प ध म ग रे ग रे सा, तोड़ी इसमें आता है। तो यानी कि तोड़ी राग के अंतर्गत उसमें कुछ परिवर्तन करके, उसकी शुद्धता के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग राग बने हैं। तो या इसीलिए जो राग है, जिन रागों को शुद्ध राग की बात की जाती है, वो राग जो है वो अलग हैं। उन रागों की शुद्धता के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होता। शुद्ध राग यानी कि उसका जो अपना अस्तित्व है, उसका जो अपना, उसकी जो पहचान है, उस राग के जो अपने स्वर हैं, उस राग के जो चलन है, वो वैसे ही चलेगा जैसे कि शास्त्र उसको कहता है। नि द नि रे ग म ग रे नि द नि रे सा, नि रे ग म द नि द प म रे ग रे नि द नि रे ग म रे ग रे नि द नि रे सा। ये है राग एमन।
तो इसकी प्योरिटी, राग कल्याण जिसे कहा जाए, इसकी प्योरिटी तो है वो इस प्रकार से तीव्र मध्यम का प्रयोग करना, बाकी सारे स्वर शुद्ध। और किस प्रकार से प्रयोग करना ये भी बात आती, क्योंकि राग तो उसके चलन से जाना जाता है, मात्र आरोह अवरोह से नहीं। आरोह अवरोह तो उसके बारे में बताते कि राग में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं। तो ये शुद्ध रागों की मैंने बात की, तो उसमें ये उदाहरण आपको भैरव, तोड़ी, आपको इसका एमन का मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे और भी राग हैं। अगला जो विषय आता है वो है छाया लग। छाया लग यानी छाया का लगना, यानी एक राग में जब दूसरे राग की छाया लगती है उसको हम कहते हैं छाया लग। या दो रागों के मेल से जो राग उत्पन्न होता है, ऐसा विद्वानों का मत है कि जब दो राग मिलते हैं तो उसको उसमें छाया लग रागों का निर्माण होता है। लेकिन जब हम इसकी परिभाषा देखें तो एक राग को गाते गाते जब हम किसी दूसरे राग का कोई अंश उसमें आता है तो उसकी छाया लगना हम जब कहते हैं तो उसको छाया लग राग कहते हैं। इन रागों में जो राग की प्योरिटी है, जो राग का शास्त्र है, वो कहीं न कहीं मिश्रण का प्रभाव उसमें हो जाता है दूसरे राग का। जैसे कि पूर्या कल्याण या पूर्या धनाशी राग हैं, इनमें चेंज है। कैसे? पूर्या राग जो है उसकी शुद्धता में जब कल्याण ऐड हो जाता है या कल्याण की को हम गाते गाते हम पूर्या लेते हैं, तो देखिए दो रागों का मिश्रण हो गया। कैसे? निरे सा निरे गा मा गा म ग रे सा सा नि द नि म द नि रे सा नि रे गा मा गा गा मा मा गा पा पा मा गा नि मा गा म ग रे सा नि द नि। तो पूरिया में तो पंचम है ही नहीं। नि रे नि रे गा मा गा नि रे नि पूरिया, नि रे गा नि गा मा गा म ग रे सा नि। यहाँ पे पूरी आ गया। अब उसमें जब कल्याण ऐड कर दिया जाए, नि रे गा मा गा पा, पूरिया में पंचम नहीं है, यहाँ पंचम लगाते ही राग बदल गया। गा म द नि नि द पा, धवत शुद्ध है। म द नि कल्याणंग, म द नि म नि द पा पा मा मा गा म ग रे सा, ऋषभ का कोमल होना। तो ऋषभ कोमल मध्यम तीव्र धैवत शुद्ध कर दिया, तो यहाँ पर दो राग मिल गए, तो इसीलिए इसको कहते हैं छाया लग, यानी उसकी छाया, कल्याण की छाया वहाँ दिखाई दे रही है। ऐसे ही कहते हैं कि आप नट भैरव को लीजिए, सा सा रे गा मा पा गा म दा पा ग म रे सा, ऋषभ को शुद्ध कर दिया भैरव में। और नट का की छाया यहाँ पे लगती, नट का जो एक अंश है वो यहाँ पे सा रे गा गा मा पा गा म दा पा ग म रे सा दा, कोमल धैवत लगाते ही भैरव द सा रे गा म रे सा, आज बजाई मुरली मधुर तान पिया, आज बजाई मुरली मधुर, नट भैरव इसमें आ गया। ऐसे ही एक और राग देखते हैं जिसे हम कहते हैं कि पूर्या धनाश्री, बहुत प्रचलित राग है। पूर्या धनाश्री में सा नि दा पा म दा म नि दा नि रे सा
नि रे गा मा गा म रे गा ग म द पा म ग म रे ग रे सा। तो पूरी और धनाशी के मेल से हाँ ये भी कह सकते हैं कि राग कल्याण या राग अमन में रेधा कोमल कर दिया तो आपका पूरे धनाशी बन गया। नि रे ग म द नि द प म ग म रे ग रे नि द नि रे सा नि रे ग म द नि द प म ग म रे ग रे सा। दोनों में फर्क हो गया। तो यानी एक राग में जब दूसरा राग दिखाई देता है तो उसकी छाया दिखाई देती है या उसका मिश्रण दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं छाया अलग राग। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि इन रागों में हम मिश्रण तो कर रहे हैं लेकिन रंजकता का होना ज़रूरी, यानी कि वो आनंद देने वाली बात जो है इन रागों में होनी चाहिए। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है संकीर्ण, यानी कि संकर होना, यानी कि मिक्सचर होना, मिश्रित होना, यानी कि कुछ मिला मामला है। तो एक राग में जब दो से अधिक रागों का मिश्रण होता है या उसके अंगों का मिश्रण होता है तो हम उसको कहते हैं संकीर्ण राग, है ना। और इन संकीर्ण रागों में जब हम कहें तो इसमें भैरवी है, पीडू है, मांड है, इस तरह के राग आते हैं जो ज़्यादातर जो है वो आप कहें कि उपशास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है। शास्त्रीय संगीत में भी कुछ ऐसे राग बने हैं जिनमें कि कई रागों का मिश्रण है, तो वो तो हैं, लेकिन ये जो भैरवी, पीलू, बाण, ये जो राग हैं इन रागों में ज़्यादा देखा है क्योंकि ये अधिकतर उपशास्त्रीय संगीत में इनका प्रयोग होता है। तो वहाँ पे भावों की अभिव्यक्ति के लिए हम थोड़ा बहुत किसी और राग में चले गए, यानी उसकी प्योरिटी के साथ थोड़ा बहुत हमने इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की, तो ये एक संकीर्ण राग को जन्म देता है। यह हम के ऐसी कैटेगरी को संकीर्ण राग कहा गया है। तो प्रश्न उठता है कि इसकी आवश्यकता क्या है, ये भी विद्यार्थी पूछते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। रागों को प्योर फॉर्म में रखो तो राग लिमिटेड हो जाएंगे, है ना। जब तक जो है, जैसे हम कलर्स की बात करते हैं, रंगों में लाल रंग में थोड़ा बहुत अलग अलग मिश्रण करके उसके अलग अलग तरह के शेड्स, रेड के शेड्स जो हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे में अलग अलग तरह के रंगों मिश्रण करके अलग अलग शेड्स की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से रागों में भी अलग अलग रागों का मिश्रण करके, उनके अंगों का मिश्रण करके रागों का निर्माण किया सकता है। कुछ विद्वानों ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस वर्गीकरण को की अभिव्यक्ति की है, जिनके मैं कहूँ कि यदि मूल राग को यथावत रखते हुए उसमें कुछ अन्य रागों के स्वर समूहों का मिश्रण कर दिया जाए तो उसको हम संकीर्ण राग कहते हैं। प्रोफेसर कृष्णा बिष्ट जी ने जो संकीर्ण रागों की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तिल तंडुलवत अव्यव सांकर्यम, बहुत खूबसूरत बात कही है। तिल तंडुलत्व अव्यव सांकर्यम, यानी कि तिल और तंडुल यानी चावल और तिल का जैसे मिक्सचर होता है, जैसे उसको मिला दिया तो बहुत खूबसूरत लगता है, उसी प्रकार से दो रागों से अधिक राग जब आपस में मिलते हैं या उनको मिलाकर एक राग का निर्माण किया जाता है तो उसको हम कहते हैं संकर राग यानी संकीर्ण राग। और ज़्यादातर उनके अनुसार ज़्यादातर रागों में मिश्रण जो हुआ है वो अमीर खुसरो साहब के समय के बाद हुआ है, उससे पहले इतना मिश्रण नहीं था, या हम कहें कि शुद्ध रागों का प्रचलन ज़्यादा था। प्रोफेसर देवव्रत चौधरी जी के अनुसार दो रागों का जब मिश्रण होता है तो उसमें उनको छाया लग राग कहा जाता है। दो से अधिक रागों का मिश्रण है संकीर्ण राग कहते हैं। जैसे उन्होंने पूरिया कल्याण का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि देखो पूरिया कल्याण में
पूरिया जो है वो पूर्वांग में, उत्तरांग में जो कल्याण है। तो इस प्रकार से उदाहरण देके उन्होंने बताया है। रामपुर की परंपरा में संकीर्ण रागों के अंतर्गत गौड़ सारंग की बात कही गई है। और गौड़ सारंग में ये कहा जाता है कि गौड़ सारंग में सारंग जो है वो सारंग के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गौड़ सारंग में सारंग का बहुत छोटा सा पोर्शन आता है, जो कि बहुत ही कम लोगों को उसके बारे विषय में पता होता है। परे की संगति आती कल्याण का आता है उसमें, और वक्र रूप से जैसे है वो राग चलता है। तो हम कहें कि ये एक संकीर्ण राग है, एक राग की तरह नहीं चलता। नि सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि ध प। तो आप देखिए वक्र का मतलब सीधा सीधा नहीं जाता। नि सा ग रे म ग प रे सा, नि सा ग रे म ग प म ध प म प ध नि सा। अब ये जब राग को गाते हैं तो गाते गाते हम इस सा रे नि सा, इसका जो कहते हैं ये छोटा सा पोर्शन कहीं सारंग से मिलता है। तो अब सारंग जो है वो तो राग में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो मुश्किल है इसको कहना कि ये छाया लग राग है, ये संकीर्ण राग है। और रामपुर परंपरा में गौड़ सारंग तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राग है। एक परंपरागत रूप से इस राग को जो है गाया बजाया जाता है, और इसके जो अपने नियम हैं वो उसी तरह से फॉलो किए जाते हैं। अब जो रागों की बात है, रागों में हम एक्सपेरिमेंट तो हम कर ही लेते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट का तो कोई एंड नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो हम कर ही लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि राग जो है वो कर्णप्रिय होने चाहिए, यानी कानों को अच्छे लगने चाहिए। यदि वो कानों से हमारे हृदय को नहीं टच करते, इसका मतलब कि वो पूरी तरह से राग होने की जो एक परिपाटी है उसमें खरा नहीं उतरता। बृहददेशी में जैसे रागों का वर्णन किया गया है, उसमें राग की परिभाषा दी गई है बृहददेशी में। जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्वर वर्ण से विभूषित वो रचना जो चित्त का रंजन करे। पंडित भातखंडे जी ने जो राग के बारे में कहा, उन्होंने कहा है, उन्होंने इसी बात को उन्होंने माना है, योयम ध्वनि विशेषस्तु, यानी कि विशिष्ट प्रकार की रचना, यानी विशेष प्रकार की ध्वनि जो है उसको राग कहता है। लेकिन बात उन्होंने भी यही की कि स्वर और वर्ण से विभूषित रचना, उसको उन्होंने राग कहा है। तो राग की परिभाषा देते हुए उन्होंने राग के 10 लक्षण जो है वो बताए, विद्वानों ने बताया राग के 10 लक्षण, जो मैंने अपने पहले के किसी व्याख्यान में ज़रूर बहुत डिटेल से आपको बताया है। राग के 10 लक्षणों में सबसे पहला आता है ग्रह स्वर, यानी जिससे राग का जो राग जो है उसका उसमें जो बहुत ही आरंभ जिसे कहा जाए, ग्रहण करना राग को, तो वो ग्रह स्वर है। तो ज़्यादातर राग सा से ही शुरू करते हैं, या हम किसी राग को नी से शुरू करते हैं तो उसे ग्रह स्वर माना जाएगा। दूसरा आता है अंश स्वर। अंश स्वर यानी कि मेन स्वर, जो कि राग में राग को चमकाता है, राग में उसका सबसे अधिक प्रयोग है, राग में बहुत ठहराव उस पर है, राग में बहुत एक सितारे की तरह हम कहें कि अंश स्वर का प्रयोग होता है, नहीं सबसे अधिक उसका प्रयोग होना, उस पर न्यास होना, जो आज के संदर्भ में हम उसको वादी स्वर से उसको जोड़ सकते हैं कि वादी स्वर जो है वो राग में राजा की भूमिका है, उसकी प्रतिष्ठित है राजा के रूप में, तो राग में उसका बहुत बड़ा स्थान है, राग में अधिकतर न्यास उस पर होता है, वो स्वर का प्रयोग करने से राग अपने अस्तित्व में आता है। तो ये जो परिभाषा दी गई है वादी स्वर की, वो अंश स्वर के लिए भी वही लागू होता है। ग्रह स्वर यानी जिससे आरंभ होता है, अंश स्वर जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है राग में, जो विशिष्ट स्वर है। उसके बाद आता है तार और मंद्र। तार और मंद्र स्वर यानी कि तार सप्तक यानी हायर ऑक्टेव जो है उसमें कहाँ तक किस स्वर तक आराम से उसका विस्तार किया जा सकता है, उसको तार मानते हैं। मंद्र मतलब जो षड्ज से नीचे लोअर ऑक्टेव में जिस स्वर तक जो है राग का विस्तार किया जाता है उसे हम मंद्र कहते हैं। ये आधुनिक राग लक्षण भी वही हैं।
इसके अलावा न्यास और अपन्यास। न्यास मतलब जिस पर जो है हमारी जो कॉम्पोजिशन, जो राग है जिस पर आकर विश्राम करता है, वो न्यास स्वर, यानी बंदिश जो है उसका एंड किस स्वर पर हो रहा है वो न्यास, यानी वो ठहराव किस पे है उस पे। और अपन्यास यानी कि गीत का जो पहला खंड है वो जिस स्वर पर एंड कर रहा है, वो जिस स्वर पर वो ठहरा है, उसको अपन्यास कहते हैं। न्यास यानी संपूर्ण कॉम्पोजिशन जहाँ पर समाप्त जिस स्वर पर होती है उसको न्यास। अपन्यास जो पहला भाग है, जो पैराग्राफ जिसे कहा जाए, उसके खंड जो है वो किस पर विश्रांति पा रहा है, उस स्वर को हम अपन्यास कहते हैं। इसके अलावा अल्पत्व और बहुत्व। अल्पत्व, अल्प जैसे कहते हैं, शब्द अल्प का मतलब क्या है? कम, है ना। बहुत्व का मतलब बहुत ज़्यादा। तो अल्पत जिस स्वर का अल्प प्रयोग करते हैं वो अल्पत्व है। बहुत्व जिसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे हमीर में सा रे सा ग म ध नि ध सा नि ध प म प ग म ध द, अल्प प्रयोग, ये बहुत प्रयोग हो रहा है हमीर में, धैवत का। बिहाग में देखे नि सा ग म ग रे सा, नि सा ग म प म ग म ग सा, ग म प नि ध प म ग म ग सा। तो ग रे सा, रे और ध का अवरोह में अल्प प्रयोग, आरोह में तो है ही नहीं। नि सा ग म प नि सा नि ध प, तो धैवत सिर्फ छूते हुए आ रहा है। सा नि ध प म प ग म ग रे सा। तो ये इतना खूबसूरत तरीके से अल्पत्व को का उदाहरण जो है इस राग में हमें मिलता है। उसके बाद आता है षाडव और औडव, यानी जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है, जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है। तो ये षाडव और औडव। और जो अंतिम, जो आजकल जो राग वर्गीकरण जो प्रचलित है वो जाति के अंतर्गत, यानी कि जाति, राग में कितने स्वर प्रयोग हो रहे हैं उससे राग की जाति निर्धारित होती है। यानी कि संपूर्ण यानी 7 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, षाडव यानी 6 और औडव यानी कि 5 स्वर। जिसमें आरोह अवरोह में 7-7 स्वर प्रयोग से हम कहते हैं संपूर्ण, संपूर्ण या मात्र संपूर्ण। जिसमें आरोह में 6, अवरोह में 6 हो रहे तो उसको हम षाडव, षाडव षाडव कहते हैं। आरोह में 6, अवरोह में 7 तो षाडव संपूर्ण। आरोह में 6, अवरोह में 5 तो षाडव औडव। इसी प्रकार से आरोह अवरोह में 5 स्वर हैं तो औडव औडव, और आरोह अवरोह में या औडव जिसे कहते हैं, आरोह अवरोह में 5 और 7 हैं तो औडव संपूर्ण। आरोह अवरोह में 5 और 6 हैं तो औडव षाडव। तो इस प्रकार से ये भी ये जो वर्गीकरण है रागों का, ये आज हर राग को जब हम गाते तो हम उसकी जाति के रूप में उसको जानते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में मैं समझती हूँ, जो मैंने विद्यार्थियों की एक जिज्ञासा थी कि शुद्ध, छाया अलग और संकीर्ण राग क्या है, या रागों का विभाजन क्या है, उसके विषय में आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। इसको समझते हुए जब आप किसी राग को के बारे में उसके बारे में उसका वर्गीकरण या आप कहें उसका वर्णन आप पढ़ेंगे या आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, या हम कहें कि ये कौन सा राग है, शुद्ध है या छाया अलग है या संकीर्ण है। तो इसी के साथ आज का व्याख्यान यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।